तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलवर स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल के एपिसोड नंबर 450 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग यूनिवर्स ओशन में आ चुका था और उससे कई सारी बातें भी होती है और वहाँ का इंफॉर्मेशन वो निकालने लगता है। फिर हमें फायरस्टोन मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि एक डीप एरिया की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वहाँ का स्पेस सील हो चुका है और वो घबराने लगते हैं। वहाँ पे एक हंसने की आवाज़ आती है जो कहती है कि फायरस्टोन मास्टर जो कि ह्यूमन अलायंस के प्राइमरी यूनिवर्स से हैं, और वो बंदा बाहर निकलता है जिसको देखकर फायरस्टोन पूरी तरह से घबरा जाते हैं क्योंकि वो असल में डिवाइन आई रेस का बंदा होता है जो कि असल में पाइनेकर रेस था फर्स्ट यूनिवर्स इरा का, जो कि फर्स्ट इरा का स्ट्रॉन्गेस्ट पाइनेकर रेसेस में से एक आता था और ये टोटल 7 यूनिवर्स सुप्रीम बीइंग्स के रेसेस थे, उनमें से भी एक आता था। डिवाइन आई रेस बहुत ही सीक्रेटिव और स्केरी रेस थी, वो किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटती थी। जिसके बाद वो कहता कि क्या तुम यहाँ से भाग सकते हो। अब दिखाया जाता है कि फ्लेम मास्टर सबसे नहीं बच सकता था, जिसके कारण वो जानता था कि अगर वो फाइट करा तो 1v1 में वो नहीं जीत पाएगा, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो बंदा कहता है लाइफ इज़ लिमिटेड, तुम यहाँ पे हमेशा के लिए तो नहीं जीत सकते हो, चलो मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। जिसके बाद वो उस पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर फायरस्टोन मास्टर कहता है डैम तुम मुझे मारना चाहते हो सपने में ही, जिसकी वजह से वो फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगता है। अब यहाँ पे वो लू फेंग के बारे में याद करता है, कैसे भी थोड़ी देर पहले ही वो लू फेंग को परेशानी में डालने में सोच रहा था, लेकिन अभी देखो वो खुद ही यहाँ पे ट्रू डेंजर में आ चुका है। यहाँ पे वो कहता है कि अगर यहाँ पे प्रामक के सिटी लीडर और पेंगोंग मास्टर जल्दी से नहीं आए तभी मैं बच सकता हूँ, अगर वो आए तभी मैं बच सकता हूँ, नहीं आए तो मैं नहीं बच सकता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। अब यहाँ पे उसने अपने कॉल को भेज दिया होता है वर्चुअल बस में, जितने भी ह्यूमन अलायंस के बंदे होते हैं उन सबको पता चल जाता है कि फायरस्टोन मास्टर अभी खतरे में है और जितने ही बंदे पास में होते हैं वो उधर जाने लगते हैं। और अब फिर हमें दिखाया जाता है ऐसे कई सारे यूनिवर्स मास्टर जो कि उस तरफ टेलीपोर्ट करके जा रहे होते हैं उसकी मदद करने के लिए। लू फेंग के पास भी वो मैसेज जाता है जिसको देखकर उसे पता चल जाता है कि फायरस्टोन मास्टर उसको बुला रहे हैं। बारी था कि यहाँ पे लू फेंग को उसको बचाने की, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन अलायंस का ही बंदा था, ह्यूमंस को बढ़ाना लू फेंग का फर्ज बनता है। इसके बाद हमें टाइटल पिक सेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों बंदे फाइट कर रहे होते वाटर एरिया में, जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है वहाँ से भागने में, क्योंकि उसके अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे होते हैं और वहाँ पर वो उसके डोमेन में भी ट्रैप होने लगता है। अब यहाँ पे एन योंग मास्टर उसका नाम होता है, कहता है कि फायरस्टोन ह्यूमन अलायंस के चलो मर जाओ और मैं इटर्निटी के पाथ के लिए एक सेक्रीफाइस बन जाऊँ। इसके बाद वो उस पर अटैक किए जा रहा होता है, उसका आर्मर पूरा टूटने लगता है, उस पर क्रैक पड़ने लगता है, वहाँ पे उसकी बॉडी भी बर्न आउट होने लगती है। दिखाया जाता है कि फायरस्टोन मास्टर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब देखा जाए वो एक पाइनेकल यूनिवर्स मास्टर फ्लेम एम्पर की तरह, उसके पास कुछ ही गॉडली स्ट्रॉन्ग बॉडी और ट्रू टूएस है, लेकिन वो फायरस्टोन मास्टर के एक लेवल सुपीरियर जो कि सामने वाला बंदा है। यहाँ पे फायरस्टोन मास्टर से वो एक लेवल अप है यंग मास्टर। यहाँ पे उसने अपने आइस माउंटेन को भी यूज़ किया होता है। अब ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा होता है, उस पर और भी अटैक होते जा रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि वो उन अटैक को सह नहीं पा रहा होता है, वो वहाँ पे पूरी तरह से मार खा रहा होता है, हार रहा होता है। लेकिन तभी ह्यूमन ग्रुप से एक बंदा आ जाता है जो कहता है फायरस्टोन यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और वो कोई और नहीं रोज प्रिजन मास्टर होता है, जिसको देखकर उसे थोड़ा सा खुशी होता है, लेकिन यहाँ पे वो जानता था कि वो भी इसको नहीं रोक सकता है। यहाँ पे एन योंग मास्टर कहता कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, तुम्हारी सिर्फ 50% गॉडली बॉडी ही बची है, जिसके बाद मैं 3 मूव्स में तुम्हें हरा दूंगा। इसको देख फायरस्टोन मास्टर कहता है कि डैम मेरी आर्मर और मेरी बॉडी तुमने ये क्या कर दिया। और दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो उस पर अटैक किए जा रहा होता है और उसके 37, 42, 31 ऐसे ही घटने लगता है। यहाँ पे लगभग मरने ही वाला होता है और लगभग वो मरने ही वाला था, लेकिन तभी रोज प्रिजन मास्टर जो कि वहाँ पे आया हुआ होता है
वो यहाँ पर उसकी मदद तो करना चाहता था, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा होता है और वो थोड़े दूर में ही होता है। लेकिन तभी वहाँ पे लूफेंग आ जाता है, जहाँ पे लूफेंग को देखकर रोज प्रिजन मास्टर खुश हो जाते हैं, लेकिन वो डिसअपॉइंट भी होते हैं कि लूफेंग इतना पावरफुल नहीं। वो भी कहते हैं कि जब तक यहाँ पे पेंगोंग मास्टर या प्राइमर के सिटी लीडर नहीं आ जाते तब तक हम उससे बचा नहीं सकते। तो यहाँ पे लूफेंग कहता है कि परहैप्स मैं एंग योंग मास्टर को डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं उससे डरता भी नहीं हूँ। लूफेंग उस सब निकल पड़ता है उसको बचाने के लिए, और अभी लूफेंग अपने पास सेविंग्स ऑफ फायर सैंड कप को लिए होता है। अब यहाँ पे फायरस्टोन मास्टर पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुका था, उसकी बॉडी की सिर्फ 20% ही बाकी थी। लेकिन तभी योंग मास्टर उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी लूफेंग उसको रोक लेता है, चिल्ला कर कहता है कि रुक जाओ। जिसको वो बंदा कहता है कि कौन है। दिखाया जाता है कि लूफेंग वहाँ पे अपीयर होता है। अब यहाँ पे फायरस्टोन मास्टर लूफेंग को देखकर भी निराश हो जाता है, लेकिन उसे खुशी होता है कि कोई ना कोई उससे बचाने जरूर आया है। जिसके बाद लूफेंग उससे कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद फायरस्टोन मास्टर जल्दी से निकल जाता है, जैसे कि वो अपनी ज़िंदगी बचा के भाग रहा है। अभी यानोंग मास्टर कहता है कि कौन हो तुम? ये तो फ्लेम सैंड कप है जो कि युआनओ मास्टर का है। तुम्हारे पास कौन सा डोमेन है जो कि अपने स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकते हो? कौन हो तुम? लूफेंग से उसके बारे में पूछ रहा था। यहाँ पे लूफेंग उसके सामने खड़ा था, वो उससे भी फाइट करने वाला था। अब यहाँ पे वो उसकी तरफ देखने लगता है। फायरस्टोन निकल जाता है। यहाँ पे यांगओंग मास्टर कहता है कि ह्यूमन मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा है। तो लूफेंग भी कहता है कि तुम भी कभी नहीं देखोगे। इसके बाद वो आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे सिल्वर आर्मर बंदा यांगओंग से कहता है कि यहाँ पे तुम नहीं बच सकते हो। यांगओंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके शिकार को उसने छीन लिया। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो भी बहुत गुस्सा था। अब एनियोंग मास्टर सोच रहा होता है कि ह्यूमन रेस यहाँ पे 3 यूनिवर्स इरा से मौजूद है और यहाँ पे सेकेंड इरा से रिलेटिवली वीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर एक आ चुका है। और इसी के बारे में वो कहता है मैंने इस सामने वाले बंदे को कभी नहीं देखा है, न ही डिवाइन आई रेस के डाटाबेस में ये सामने वाला बंदा मौजूद है। मुझे लगता है कि ये नया बंदा आया है जो कि अभी अभी ही इस यूनिवर्स ओशन में कदम रखा है। अब डिवाइन आई क्लैन एक 7 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, जिसमें कि ह्यूमंस जितने भी क्लैंस होते हैं, जितने भी स्पेसेस होते हैं, सबके बारे में वो सबके बारे में डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने लगता है, वो सामने बढ़ रहा होता है। वो कहता है ह्यूमन तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यानओंग मास्टर अपने यूनिवर्स ओशन में जाके यहाँ पे लूफेंग के बारे में सर्च करने लगता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन जिसके पास ऐसा ट्रेजर से डोमेन टाइप जो कि स्पेस और टाइम तक को कंट्रोल कर सकता है, जिसके पास सैंड कप मौजूद है। और वो उसकी जाके इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि लूफेंग का नाम मिल्की वे हॉर्ड लीडर है। वो एक ऑर्डिनरी मास्टर है जो कि सेम मटेरियल अटैक मास्टर ऑफ बैम के जितना पावर रखता है। इसकी एक सुप्रीम टेक्निक है जो कि मिनिएचर केओस वर्ल्ड की जैसा है, जिसको देखकर एनियोंग मास्टर स्माइल करते हुए कहता है कि क्या एक नया बंदा। और मास्टर ऑफ बैन इस सोल अटैक में प्रोफिशिएंट था, वो मटेरियल अटैक में कमजोर था। और ऐसा लगता है कि ये बंदा सामने वाला लूफेंग ये भी बहुत ही कमजोर है। यहाँ पे जो उसको बता रही होती है जो इन सब के बारे में लूफेंग को और भी जानकारी देने लगती है जो कि आपको पहले से ही पता होगा। अब यहाँ पे एनियोंग मास्टर कहता है कि हमारे रेस में बहुत ही कम पार्टिकल डोमेन टाइप ट्यूटोरियल से डिवाइन आई रेस के ऑलमोस्ट 100 यूनिवर्स मास्टर हैं और मोस्ट पावर यूनिवर्स मास्टर के पास ही डोमेन टाइप ट्यूटोरियल्स होता है। अब सामने वाले बंदे के पास ऐसा है तो इसे तो मरना ही होगा क्योंकि मुझे वो डोमेन टाइप ट्यूटोरियल चाहिए। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे कहता है एनियो बस रुको मिल्की वे हॉर्डर, ये हमारी पहली मीटिंग है, यहाँ पे बहुत कुछ मुझे सिखाना है। यहाँ पे लूफेंग में इसकी तरफ देखकर कहता है फायरस्टोन मास्टर तुम्हें यहाँ पे कहने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फायरस्टोन कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ, तुम्हें हम्बल होने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर कुछ मैटर होगा तो मुझे ज़रूर बताना। अब यहाँ पे लूफेंग भी कहता है कि फायरस्टोन मास्टर आखिरकार तुम भी उस बंदे से डील नहीं कर पा रहे थे, आखिर ऐसा क्या था। अब बताया जाता है कि लूफेंग के उस ट्रू ट्रेजर जो कि डोमेन टाइप ट्रू ट्रेजर होता है जो कि स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकता था, उसके कारण वो यांगओंग मास्टर भी पीछे हो जाता है क्योंकि वो भी फाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि ह्यूमन रेस की तरफ से 3 यूनिवर्स मास्टर आ चुके थे। ऐसा होता तो हो सकता कि वो डिसएडवांटेज में आ जाता जिसके कारण वो वहाँ से निकल जाता।
अब यहाँ पे फायर मास्टर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि असल में वो बंदा बहुत ही पावरफुल था, उसकी सुप्रीम टेक्निक्स, उसके कंप्रीहेंशन वो सही मुझसे बेटर है, मेरे पास उतनी भी अच्छे आर्मर नहीं है जिसके कारण मैं खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा था, इसी कारण हमें उन सब से अवॉइड करना पड़ता है। लेकिन इस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने गर्ली पर्सन को यहाँ पे स्टडी करने में लगाऊंगा और यहाँ पे इन्हीं सब के बारे में बताने लगता है कि सामने वाला बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो लू फेंग भी यहाँ पे सुन लेता है। यहाँ पे फायर स्टोन कहता है मैं बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था लू फेंग, मैंने ओन किया तुम्हारे फेवर को, अब की बार मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊँगा। तो लू फेंग कहता है सेफ ट्रूफ अपना ख्याल रखना। जिसके बाद लू फेंग वहाँ से निकल जाता है क्योंकि लू फेंग को भी फाइट भी तो करनी है। अब लू फेंग और रॉज प्रिंस मास्टर वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, टाइम बीतने लगता है और लू फेंग कई सारे ग्रेट बेंग से भी फाइट करता है, लेकिन सी विंग्स ऑफ फ्लेम्स एंड कप की वजह से उसे इतना डेंजर का खतरा का सामना नहीं करना पड़ा। लू फेंग के ऐसे ही टाइम बीतने लगते, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे ही करके ग्रेजुअली टाइम बीतने लगा था। लू फेंग अपनी पावर को भी बढ़ाने लगा था, वहाँ के वो उस स्पेस में पूरी तरह से ढल चुका था। अब फिर दिखाया जाता है कि लू फेंग को रहते रहते 16 साल बीत चुके होते हैं। लू फेंग ने अभी तक कोई भी ट्रू ट्रेजर्स को नहीं पाया होता है, इसके कारण लू फेंग को ये हैरानी थी कि आखिरकार ट्रू ट्रेजर्स हो का सकता है। अब इन 16 साल में लू फेंग ने 100 से भी ज़्यादा बैटल्स को किए होता है, जिसके कारण लू फेंग की कल्टिवेशन बेस्ड गॉड पार्ट में बहुत बढ़ गई थी। लू फेंग सेटिस्फाइड था क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड यूनिवर्स इरास के बंदे बहुत ही पावरफुल थे। यहाँ पे लू फेंग को वो बहुत ही अच्छा मदद कर रहे थे उसको कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाने में, और लू फेंग ने बहुत फाइट को जीता भी था। यहाँ पे बहुत फाइट ड्रॉ भी हुआ था। लू फेंग कहता है कि ये अजीब बात है कि मैं अभी तक कोई भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को क्रिएट नहीं कर पाया हूँ, जब मेरे पास 3rd लेवल ऑफ स्टार लेवल आ जाएगा तो मैं भी अभी उसको उतना अच्छा से यूज नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण मुझे और भी अच्छे टेक्निक्स की जरूरत होगी। फिर हमें वही बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम यान आंग मास्टर होता है, जो कि 16 साल पहले लू फेंग से फाइट किया था और उसकी वजह से लू फेंग के डोमेन टाइप ट्रू ट्रेजर्स की वजह से वहां से निकल चुका था। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि वो लू फेंग का पीछा कर रहा था ताकि वो उसके डोमेन टाइप ट्रू ट्रेजर्स को ले सके, और वो प्लानिंग कर रहा होता इन्हीं सब के लिए ताकि वो उसके ट्रेजर्स को ले सके। फिल्म हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने कई सारे ग्रेट बेंग्स के साथ भी हाथ मिला लिया होता है, और यहाँ पे वो कहता है कि उधर दूसरे अदर ग्रेट बेंग्स होते हैं, वो कहते हैं यान ओंग क्या तुम्हें कोई भी इंटरनल डोमेन्स में ट्रिप में कोई गेन हुआ? तो वो बंदा कहता है कि इंटरनल डोमेन बहुत ही डेंजरस है, मैं वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से फ्लाई कर पाता हूँ, वहाँ पे जा पाता हूँ। लेकिन वो दूसरा ग्रेट बेंग जो कि डिवाइन क्लैन का होता है वो कहता है कि हमें लगता है कि हमें वाटर डोमेन को यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए। तो यांग मास्टर कहता है कि इंपीरियर क्या आपका रिवॉर्डिंग ट्रिप इतना हुआ? तो वो कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत हुआ है। यहाँ पे उस समय बातें हो रही होती हैं और दिखाया जाता है कि फिर से 2 साल और पास हो जाते हैं। अब यहाँ पे 200 साल 100 साल 1000 साल अगर पास हो जाए तो ये भी नॉर्मल सी बात है, इसमें हैरानी वाली बात नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी लू फेंग जिस हिसाब से आ गया है लू फेंग के लिए भी ये 10-20 साल तो कुछ नहीं होने वाले हैं। फिर ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और तभी हमें इंपीरियल मास्टर को दिखाया जाता है जिसे एक एनर्जी रिपल्स महसूस होती है, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि असल में वो एनर्जी रिपल्स वहाँ पे एक ट्रू ट्रेजर्स की निशानी हो सकती है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। और तभी उसके सामने वैल्यूबल्स नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि यहाँ पे एक ब्राइट स्क्रीन आने लगता है। इंपीरियल मास्टर कहता है कि अगर यहाँ पे अगर ट्रोजर से तो मुझे यहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेज हो के तो मतलब खतरा तो होगा ही। वो आगे बढ़ने लगता है, आगे बढ़ता ही जाता है और वहाँ पे वो सोचता है कि ये जरूर टॉप क्लास सील प्लस टाइप 2 ट्रेज होगा जो कि यहाँ पे मौजूद होगा। अगर इसके लेवल ऑफ एक्टिविटी से जज किया जाए तो ये पाइनिकल डोमेन टाइप 2 ट्रेजर्स हो सकता है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक और ब्राइट स्क्रीन आने लगता है और दिखाया जाता है कि वो उस जिस तरफ ट्रेजर्स था उसकी तरफ जा रहा होता है, उसकी तरफ चलता जा रहा होता है, लेकिन उसके सामने स्पेस की लेयर्स आती जा रही होती है जिसको ब्रेक करके आगे बढ़ता है। 3rd लेयर 4th लेयर 5th लेयर 6th लेयर टोटल में वहाँ 9 लेयर्स मौजूद हैं और वो उन सबको पास होके जा रहा होता है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो आगे जाते जा रहा होता है। 9th लेयर्स में आता है तो उसकी स्क्रीन ब्राइट हो जाती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मौजूद था। तभी दिखाया जाता है कि जैसे ही वो इंपीरियल मास्टर एक्साइटमेंट में आगे बढ़ता है
खत्म। वहाँ पे वो एक ही झटके में मारा जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे डिवाइन क्लाइंट को ये भी पता चल जाता है उसके मिनिएचर यूनिवर्स को देख कर कि इंपीरियल मास्टर खत्म हो गया यहाँ पे एक ही झटके में, और किसी को भी नहीं पता चलता कि आखिरकार थर्ड ट्रू मास्टर इंपीरियल मास्टर किस तरीके से मरा है। यहाँ पे किसी को नहीं पता चला था, एक ही झटके में वो मारा गया। तो सब लोग यहाँ पे शॉक हो गए कि आखिर वो क्या हो सकता है, कौन पावरफुल बन गया होगा या किस खतरनाक जगह पे वो चला गया होगा जहाँ पर वो एक ही झटके में मारा गया। अब इंपीरियल मास्टर एक 4 टायर यूनिवर्स मास्टर था जो कि टॉप टायर लेवल में आता था। अगर यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर से भी फाइट करता था थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पे फाइट का चांस तो जरूर होता और सर्वाइव करने के लिए वो अपने डिवाइन आई क्लैन में मैसेज जरूर भेजता, लेकिन वो तो एक ही झटके में मारा गया। अब हमें भी नहीं पता कि वो 9 लेयर्स के अंदर कौन सा ट्रू ट्रेजर था, वो ट्रेजर्स को लेने गया था और एक ही झटके में वो 9th लेयर पे मारा गया, जिसके कारण उन सबको पता चल जाता कि वहाँ पे बहुत ही खतरा है। जिसके बाद सब लोग डरने लगते कि आखिर क्या हुआ, और जितना भी यूनिवर्स मास्टर उन सबको पता चल गया। यहाँ पे सबको पता था कि इंपीरियल मास्टर वाटर डोमेन को सर्च करने के लिए गए हुए थे, वहाँ पे जरूर ना जरूर कोई खतरा होगा। इसी कारण जितने भी यूनिवर्स मास्टर हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाते हैं ताकि वहाँ पे वो जान सके कि आखिर वो कौन सा खतरा था वाटर डोमेन में, जिसके कारण वो एक ही झटके में मार जा चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे ऐसे ही सर्च ऑपरेशन होने लगता है और वहाँ पे 6 दिनों तक ऐसे ही काउंटलेस क्रिएचर्स उसके ऊपर फ्लो करने लगते हैं। वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिलता, कई सारे यूनिवर्स मास्टर थे लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं पता चलता कि आखिर यहाँ पे है क्या। वहाँ पे उन्होंने डिटेल में इंस्पेक्शन नहीं की थी क्योंकि ये लार्ज एरिया बहुत ही बड़ा था। जिसके बाद वो ऐसे ही खोजते जाते हैं लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिलता, जिसके कारण वो सब यहाँ पे कहते हैं टाइम की बर्बादी है, कोई नहीं जानता कि आखिर इंपीरियल कैसे मरे। जिसके बाद वो सब ऐसे टाइम बैनिश होने लगते हैं और वहाँ पे सब चीज़ भूल जाता है। यहाँ पे किसी को भी नहीं पता चलता शिवराज के बारे में कि आखिरकार यहाँ पे उनको क्या हुआ है, वो आखिरकार किस चीज़ से मरे हैं। अब यान ओंग मास्टर जो कि बहुत पहले इंपीरियल मास्टर से बात किया था उसे पता था कि वो इंपीरियल मास्टर वाटर डोमेन के आसपास ही गया था, जिसके कारण वो उधर ही एरिया में इंस्पेक्ट करने चला जाता कि कुछ हो सकता है। अब 12 साल और बीत जाते इंपीरियल मास्टर को मरे हुए। लू फेंग भी वहीं पे आ चुका होता है। लू फेंग कहता है 30 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक मुझे कोई भी खतरनाक चीज़ों से सामना नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि मुझे माउंटेन के टाइटल पिक सेक्टर के टॉप पे जाना होगा, शायद वहाँ पे कुछ खतरा हो सकता है। लू फेंग आगे बढ़ने लगता है। 30 मिलियन लाइट ईयर्स तक टेलीपोर्ट करने के बाद लू फेंग वहाँ पे महसूस होता है कि उसकी सेविंग्स ऐसा लग रहा था किसी चीज़ को बुला रही है, मतलब कि सेविंग्स का यहाँ पे अगला पार्ट मौजूद हो सकता है। और लू फेंग को ये समझ में आ जाता कि ये वाटर एरिया की तरफ आ रहा है, लेकिन ये वीक था। लू फेंग को नहीं पता था कि आखिर ये किस डायरेक्शन में था, लेकिन ये जरूर था कि उसकी विंग्स कहीं वो पार्ट थे। और लू फेंग वंडर हो जाता है कि क्या थर्ड विंग्स उसी तरफ है, चलो मुझे चेक करना चाहिए। लू फेंग उसी तरफ जाता है जहाँ पे इंपीरियल मास्टर मरा होता है, उसी वाटर डोमेन की तरफ ही। लू फेंग आगे बढ़ता जाता है और दिखाया जाता है कि लू फेंग को स्ट्रॉन्ग समनिंग मिलते जाता है। लू फेंग टेलीपोर्ट करके आगे बढ़ रहा होता है लेकिन वो ज़्यादा लंबा टेलीपोर्ट नहीं करता क्योंकि उसे पता था कि ये डेंजरस वाटर रीजन है। इसके बाद वो आगे जाता जाता और तभी उसे एहसास होता है कि वो आसपास ही है और वो कहता है कि सच में मुझे नहीं लगा था कि टाइटल पिक सेक्टर में मुझे अपने सेविंग से कंप्लेंट्स मिलेंगे। वो आगे बढ़ता जा रहा होता है और आगे और भी बढ़ता जा रहा होता है। सेविंग्स उसको पुकार रही होती है, उसकी स्ट्रॉन्गनेस भी बढ़ती जा रही होती है। लू फेंग कंफ्यूज था कि यहाँ पे 3 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। और तभी लू फेंग के स्क्रीन पे भी लाइट आने लगती है। इसको देखकर लू फेंग कहता है कुछ तो गलत है। सेविंग्स का यहाँ पे कंप्लेंट होता तो अगर उस कंप्लेंट का कोई ऑनर नहीं होता तो वो मेरे तरफ जरूर आती। मतलब ये हुआ कि अगर सेविंग्स ऐसे ही कहीं पड़ा हुआ होता, इसका कोई ऑनर नहीं होगा तो लू फेंग के पास वो सेविंग्स का टुकड़ा अपने आप आता। लेकिन अभी यहाँ पे लू फेंग को ऐसा भी कोई नहीं अट्रैक्शन महसूस हो रहा था कि वो उधर आ ही नहीं रहा है, लेकिन उसे पता था कि वो एक सीवू विंग्स की कंप्लेंट से, लेकिन फिर भी वो इधर नहीं आ रहा था। जिसके बाद लू फेंग कहता है ये बहुत ही स्ट्रेंज है, चलो मैं अपने मोसा बॉडी को पहले भेजता हूँ
यहाँ पे लूफिंग अपने मूसा बॉडी को उस लेयर के अंदर भेजता है जहाँ पे पहले इंपीरियल मास्टर गया हुआ था और 9th लेयर पे वो मार जा चुका था। मूसा गॉडली बॉडी स्मॉल थी, आगे बढ़ने लगती है और वो आगे उस लेयर्स को ब्रेक करने लगती है। दिखाया जाता है कि लूफिंग के सामने 2 लेयर्स आ जाती है, लेकिन फिर भी मूसा कंफ्यूज था कि आखिरकार ये लेयर क्या है, उसके सामने 2 ब्राइट स्क्रीन्स क्या है, ये पॉसिबली क्या हो सकता है। आगे बढ़ता जाता है, यहाँ पे 3rd लेयर आता है, लूफिंग उसको भी करता है 4th 5th 6th ऐसे ही करके वो आगे बढ़ता जा रहा होता है। टोटल में लूफिंग को भी वहाँ पे 9 लेयर्स दिखते हैं, लूफिंग 7th लेयर 8 लेयर्स और तभी वहाँ पे 9 लेयर्स पे लूफिंग भी आ जाता है। यहाँ पे लूफिंग आगे बढ़ता जा रहा होता है। लूफिंग सोचने लगता कि आखिरकार यहाँ पे सेविंग्स का अंदर इस केव में कैसे आ गया। लूफिंग पूरी तरह से कंफ्यूज होने लगता है कि क्या ये सेविंग्स का कंपोनेंट है या फिर नहीं, या फिर कोई और ट्यूटोरियल हो सकता है। मूसा बॉडी यहाँ से सप्रेस हो जाती है, वो सोचने लगता है कि क्या किया जाए। लूफिंग कहता है चलो खुद से यहाँ पे आगे किया जाए, लेकिन दिखाया जाता है कि लूफिंग आगे बढ़ता 9th लेयर में, लेकिन लूफिंग का बॉडी मूसा क्लैंसमैन का खत्म हो जाता है। इसको देखकर लूफिंग पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि आखिरकार हुआ क्या। लूफिंग का बॉडी एक ही झटके में मारा जा चुका था। एटलीस्ट लूफिंग का यूनिवर्स नाइट का बॉडी था, लेकिन एक ही झटके में लूफिंग का यूनिवर्स नाइट का बॉडी इनहेलिनेट हो जाना तो बहुत है। अगर यहाँ पे यूनिवर्स मास्टर का अटैक जब तक नहीं होगा लूफिंग यहाँ पे नहीं मरता। लेकिन आखिर क्या, अब लूफिंग कहता है कि मुझे और एक बार ट्राई करना होगा। अब मूसा क्लैंसमैन को लूफिंग चाहे तो एनर्जी देखिए कितनी बार ही बना सकता है, उससे लूफिंग का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लूफिंग फिर से जाता है, लेकिन फिर से यहाँ पे वो एनिहिलेट हो जाता है। लूफिंग कंफ्यूज होने लगता है कि आखिर क्या किया जाए और वो एक ही झटके में एनिहिलेट हो रहा होता है। और यहाँ पे लूफिंग सोचने लगता कि आखिर क्या है, डोमेन भी इसको सर्वाइव नहीं कर पा रही। लूफिंग सोचने लगता है कि आखिरकार उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि ये सो कॉल्ड फोर्स ब्रेकिंग मैटर, ये देखा जाए तो अगर उसको तोड़ना है तो फोर्स का यूज़ करना होगा। जैसा कि अगर 9th लेयर को तोड़ना है तो उसको फोर्स से तोड़ना होगा। लूफिंग इन सब के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पे लूफिंग कतरा भी रहा होता है, लेकिन कहता है कि मेरे पास ब्लड क्लाउड पैस स्टार टावर भी है, तो आखिरकार मेरे पास ये क्या डरने की बात है। अगर देखा जाए तो इजिली इन सबको इनहेलिट नहीं कर सकता है, शायद मुझे अंदर जाना ही होगा। और यहाँ पे लूफिंग उन सब के बारे में याद करने लगता है और सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि अगर ये इसके और भी इनहेलिट कर देगा मैं सुप्रीम ट्रूयर्स को। अब लूफिंग ऐसे ही करके कुछ बार और ट्राई करता है, लेकिन 3rd 4th 5th ऐसे 100 टाइम्स लूफिंग करता है, लेकिन हर एक बार लूफिंग मारा ही जाता है। लूफिंग इतनी आसानी से रिस्क तो नहीं लेने वाला था। लूफिंग जानता था स्टार टावर पावरफुल है और सेफ भी है, लेकिन वो जानता था कि अगर ऐसा किया जाए तो वहाँ पे कम से कम वो इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। लूफिंग ने 100 टाइम्स मूसा क्लैंसमैन को मरवा दिया था। यहाँ पे लूफिंग और भी बारी ऐसे करता है, वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें हर बार नाकामयाब हो जाता है और लूफिंग हर बार मरता जा रहा होता है। अब दिखाया जाता है हमें लूफिंग को जो कि वहीं पे खड़े होकर सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो सकता है इस गेम में, विंग्स से पेयर ऑफ विंग्स या फिर कुछ और हो सकता है, और क्या यहाँ पे उसको लेना पॉसिबल है, ये मजाक तो नहीं है। अब लूफिंग इन सब के बारे में जानता था, लेकिन लूफिंग को इतना विश्वास नहीं था। लूफिंग पूरी तरह से कंफर्म होना चाहता था कि अगर ये सच में कॉम्पोनेंट से, तो यहाँ पे अगर इन दोनों कंपोनेंट्स को मिला दिया जाए तो मेरी सेविंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और एक सुप्रीम ट्रूयर्स बन जाएगी। लेकिन लूफिंग के पास रास्ता नहीं था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, उन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर लूफिंग उसको कैसे पा पाता है, लूफिंग कौन से तरीके को यूज करता है। युआन और मास्टर भी उधर से ही घूम रहा था वाटर डोमेन में, तो क्या लूफिंग का सामना उससे हो सकता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।